Welcome to everyone. Lockdown classes number 3 online training program. I am Akash Shingle. टॉपिक बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। इससे पहले की क्लास में हमने बेसिक फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखे थे। उसी कड़ी को दोहराते हुए मैं फिर से इस चैनल पे इलेक्ट्रिकल इन्फो पे आगे की फंडामेंटल सीरीज़ को रिपीट कर रहा हूँ और इस कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि आगे के टॉपिक्स को मैंने डिस्कस किस प्रकार किया है। सबसे पहले हम कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। पर्टिकुलर इस लॉकडाउन क्लासेस पे हम कंटेंट में ओम्स लॉ, व्हाट इज रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पावर, कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डिफरेंट बिटवीन एसी एंड डीसी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड किरचॉफ लॉ। तो ये सब टॉपिक्स को मैंने हिंदी में कवर किया है जिससे कि आपको इसे समझने और स्टडी करने में आसानी होगी। इससे पहले कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस की थी, तो आगे आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप लोगों को ये टॉपिक कैसे लग रहे हैं, आप इसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, तो जिससे मुझे आगे के कंटेंट बनाने में हेल्प मिलेगी। फर्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग में सबसे बेसिक टॉपिक माना जाता है। जैसे कि अगर आप कोई घर बन रही है तो उसकी जो बुनियाद होती है वही ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ को समझने के लिए हमने यहाँ पे उसकी डेफिनेशन को बताया है, जो कि इस प्रकार है। यदि भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई इत्यादि स्थिर हो, तब किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस प्रतिरोध के प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो करंट फ्लो होगा वो उसके वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इस प्रोपोर्शनैलिटी के बीच एक कांस्टेंट बन के आता है, वो रेजिस्टेंस कहलाता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे I फ्लो होने वाला करंट है। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इससे पहले हमने क्लास नंबर 2 पे डिस्कस किया है। देन आप यहाँ पे दो इमेज देख रहे हैं। एक इमेज पे आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और एक इमेज पे आपको ओम्स लॉ का नॉर्मल सा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसपे एक बैटरी है और वहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जिसपे ये करंट फ्लो हो रहा है। इस ट्रायंगल पे आप ओम्स लॉ के थ्रू वोल्टेज निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो V इक्वल्स टू आई आर, जहाँ से आप वोल्टेज निकाल सकते हैं, I इक्वल्स टू V बाई आर, जहाँ से आप करंट निकाल सकते हैं, R इक्वल्स टू V बाई आई, जहाँ से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, करंट की यूनिट एम्पियर में होती है, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट में होती है, जो कि इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। फिर से इसके क्लास में हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओम्स लॉ अगर मोटे रूप पे देखा जाए तो ये V इक्वल्स टू आई आर होता है, और इसके द्वारा करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच एक रिलेशन दिखाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध दो सिरों वाला वैद्युतिक अवयव है जिसके सिरों के बीच विभवांतर उससे बहने वाली तात्कालिक धारा के समानुपाती होता है। यह विभिन्न आकार और प्रकार के होते हैं। इनसे होकर धारा बहने पर इनके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती और कुछ प्रतिरोध ओम्स के नियम का पालन करते हैं, जो कि होता है V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। इमेज नंबर फर्स्ट पे आप देखेंगे तो कार्बन रेजिस्टेंस दिखेगा, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड है इसका वायर वाउंड रेजिस्टेंस, जो कि लैब हो गया जहाँ प्रैक्टिकल परफॉर्म होती है, इलेक्ट्रिकल लैब जहाँ आप स्टूडेंट्स होंगे ITI डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, आप इसमें देखे होंगे इसे अपने लैब में। सेकेंड है सरफेस माउंट रेजिस्टेंस। ये ज़्यादातर PCB सर्किट्स में डिज़ाइन होते हैं स्पेशल प्रकार के, तो वहाँ ये यूज़ होते हैं, जिन्हें चिप रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। TV सर्किट्स हो गए, रेडियो सर्किट्स हो गए, या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका टिपिकल फिक्स रेजिस्टेंस। यहाँ रेजिस्टेंस के कलर कोड की दिखाया गया है। कलर कोड के ऊपर एक वीडियो आपके सामने जल्दी में बनाऊंगा,
बट इस समय अभी बेसिक्स पे हम ध्यान दे रहे हैं। तो बेसिक्स में हम देख रहे हैं कि इसमें कलर कोड के अकॉर्डिंग हम उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इससे दिखाने का मतलब यही है। देन नेक्स्ट इसमें रेजिस्टेंस के सिम्बॉल्स दिखाए हुए हैं और कितने प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं। फिक्स रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, चिप रेजिस्टेंस होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ किए जाते हैं। कंडक्टेंस पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जो विद्युतीय धारा में सुगमता प्रदान करता है, चालकता कहलाता है, यानी कि कंडक्टिविटी कहलाता है। इसका प्रतीक जी होता है, मात्रक साइमन और मात्रक का प्रतीक होता है एस। यह पदार्थ स्वाभाविक गुण है जो कि विद्युत धारा में चलने की सुगमता को प्रदान करता है। कंडक्टेंस क्या होता है? दैट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जस्ट अपोजिट होता है रेजिस्टेंस का। जिसकी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होगी उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, यानी कि उसकी चालकता ज़्यादा होगी। कहने का अर्थ यह है कि विद्युत चालकता की व्युत्क्रमणपाती राशि को विद्युत प्रतिरोधकता रो से प्रदर्शित किया जाता है। इसका ऐसा इकाई सीमेंस प्रति मीटर होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है कि इससे आप आगे आने वाली सीरीज़ पे जो सर्किट्स दिखेंगे आपको, सर्किट्स को समझने पे आसानी होगी। किसी भी रेजिस्टेंस को आप किस प्रकार जोड़ सकते हैं, उन्हें किस प्रकार समानांतर और सीरीज़ में किस प्रकार उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो यहाँ दो प्रकार के होते हैं, एक तो सीरीज़ जिसे श्रेणी क्रम और समानांतर जिसे पैरेलल कनेक्शन, और एक मिक्स्ड कनेक्शन जिसमें सीरीज़ और पैरेलल दोनों होता है। तो सीरीज़ संयोजन, सीरीज़ कॉम्बिनेशन या श्रेणी संयोजन, इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोधक को एक ही मार्ग से स्थापित किया जाता है, जिससे इनमें धारा प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग होता है, यानी कि करंट फ्लो होने के लिए एक ही डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो सकता है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, जहाँ R1, R2 और R3 थ्री रेजिस्टेंस है जिन्हें 1 बाई 1 सीरीज़ में कनेक्शन किया गया है। सीरीज़ की स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें करंट कॉमन होता है परंतु वोल्टेज अलग अलग होता है, और सीरीज़ कनेक्शंस में इनके जो एडिशन होता है सिंपली इसे 1 बाई 1 ऐड कर सकते हैं। इनका टोटल रेजिस्टेंस होगा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज सर्किट में कुल प्रतिरोध का मान निकालने के लिए यह फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। तो मोस्ट इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें करंट्स कॉमन होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। नेक्स्ट है संयोजन, समानांतर संयोजन, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। इस प्रकार के संयोजन में सभी रेजिस्टेंस पर वोल्टेज का मान एक समान, लेकिन धारा का मान प्रत्येक रेजिस्टर पर भिन्न भिन्न होता है। पैरेलल सर्किट में कुल प्रतिरोध का मान निकालने के लिए निम्न फार्मूला का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप पैरेलल कनेक्शन में देख सकते हैं, रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट किया गया है 1 बाई 1। यहाँ देख सकते हैं कि फॉर्मूला होता है 1 बाई R इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। यह पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला है। देन मिक्स कनेक्शन में आप सीरीज़ और पैरेलल दोनों के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कर अपने टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पैरेलल रेजिस्टेंस की स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें करंट्स डिवाइड हो जाता है और वोल्टेज जो कॉमन रहता है। जनरली हमारे घरों पे जो वायरिंग की जाती है पैरेलल कनेक्शन में किया जाता है, बिकॉज ऑफ वोल्टेज की वैल्यू इक्वली मेंटेन रहे हर एक इक्विपमेंट, हर एक डिवाइसेस पे। नेक्स्ट पावर, किसी विद्युतीय प्रतिरोध में जिस दर की विद्युतीय ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युतीय शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक वाट होता है जिसे W से दर्शाया जाता है। किसी परिपथ में दो नोडों के बीच विभवांतर हो तथा इस शाखा पे धारा I हो तो उस शाखा पे द्वारा ली गई विद्युतीय शक्ति को ही पावर या वाट से हम दर्शाते हैं। अगेन इस सर्किट पे नेक्स्ट यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं जहाँ पे ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज के थ्रू हमने अलग अलग वैरायटी पे इसे निकालने का ट्राई किया है। जैसे कि पावर निकाल सकते हैं हम, और वोल्टेज निकालने के लिए जो फार्मूला यूज़ हो रहा है, रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो फार्मूला हो रहे हैं, करंट निकालने के लिए फार्मूला हो रहे हैं,
पावर किस प्रकार निकाला जा सकता है, उसे P से दर्शाया गया है, जिसपे 3 पॉइंट्स आप देख सकते हैं, V²/R, R×I², V×I। उसी प्रकार वोल्टेज के लिए V=IR पता ही है आपको, P/I√P×R से आप वोल्टेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है फिर करंट के लिए सेम √P/R, P/V, V/R। फिर करंट के लिए P/R², V²/P, V/I। इस प्रकार से आप इसमें हम हर प्रकार की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कैपेसिटर यानी कि संधारित्र विद्युत परिपथ में उपयुक्त होने वाला 2 सिरों वाला एक प्रमुख अवयव है। यदि 2 या 2 से अधिक चालकों को एक प्रतिरोधित्र माध्यम द्वारा अलग अलग करके समीप रखा जाए तो यह व्यवस्था संधारित्र कहलाती है। इन चालकों पर बराबर तथा विपरीत आवेश होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ 2 इमेज के थ्रू मैंने बताने की कोशिश की है कि कैपेसिटर का प्रोसेस कैसा होता है, संधारित्र का वर्किंग प्रोसेस कैसा होता है। एक से है उसके स्ट्रक्चर को बता रहा है, वर्किंग के फंक्शन को बता रहा है, दूसरा इमेज उसके सिंबल्स को बता रहा है। तो हम पहले वर्किंग स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। जैसे कि आप किसी वोल्टेज सोर्स से किसी कैपेसिटर को लगाएंगे तो उसके 2 प्लेट्स होती हैं, एक तो पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश चार्ज। बीच में उसके होते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जो कि दोनों प्लेट्स को सेपरेट करके रखते हैं। तो यहाँ पे दोनों के बीच इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करने का प्रोसेस ये करता है डाइलेक्ट्रिक, जहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होती है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम से वो दोनों को सेपरेट करके रखता है। इसी से कैपेसिटर का वर्किंग फंक्शन होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। डिस्क कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर, नॉन पोलराइज कैपेसिटर, पोलराइज कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर, फिक्स्ड कैपेसिटर, प्रैक्टिकली ट्रिम कैपेसिटर, प्रैक्टिकली वेरिएबल कैपेसिटर, प्रैक्टिकली पोलराइज कैपेसिटर, प्रैक्टिकली नॉन पोलराइज कैपेसिटर एंड प्रैक्टिकल कैपेसिटर। तो यहाँ पे इतने प्रकार के कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में यूज़ होते हैं। साथ ही साथ उसके सिंबल्स को भी मैंने यहाँ दर्शाया है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के निम्न प्रकार होते हैं। पहला होता है स्टेडी और कांस्टेंट करंट, दूसरा होता है वेरिएबल ट्रांजिएंट करंट, तीसरा होता है एवरेज करंट, लास्ट इसमें होता है कन्वेंशनल करंट। तो साथियों, यहाँ अगर आप इमेज पे रोक के आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको इसे समझने में आसानी होगी। दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, वह धारा जिसकी दिशा और परिणाम नियत रहती है, दिष्ट धारा कहलाती है। यदि धारा की दिशा नियत तथा परिणाम परिवर्तित हो तो उसे परिवर्तित दिष्ट धारा कहते हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा, वह धारा जिसका परिणाम एक दिशा समय के साथ परिवर्तित होता है तथा निश्चित समय पे रिपीट होता है या परिवर्तित होता है के बाद अपनी पुनः अवस्था पे आ जाता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। जनरली हमने इसे थ्योरेटिकल फॉर्म में देखा है, बट फेमस अकॉर्डिंग ये है कि फेमसली से ये कहा जाता है डायरेक्ट करंट एंड डीसी करंट, एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ 2 डायग्राम मैंने यूज़ किया है। पहला है अल्टरनेटिव करंट, दूसरा है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट का आप यहाँ पे पर्टिकुलर वेव फॉर्म देख सकते हैं कि एक साइकिल पे रिपीट होता है। तो ये एक साइकिल एक स्टैंडर्ड टाइम पे रिपीट होता है, जिससे कि हम इसे उसका समय कहते हैं या उसका एक साइकिल कहते हैं। पॉजिटिव साइकिल और एक निगेटिव साइकिल 2 पार्ट में ये स्प्लिट होता है, बट कि जैसा इसके अपोजिट डीसी करंट में ऐसा नहीं होता है। ये समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, एक ही डायरेक्शन पे कंटिन्यूसली फ्लो करता है। डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। करंट मेनली 2 प्रकार के होते हैं, अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट। परिभाषा के हिसाब से एसी करंट कंटिन्यूसली चेंज होता है, दिशा भी चेंज होती है। डीसी करंट का मान दिशा नियत रहता है, चेंज नहीं होता। उपयोग एसी का हम घरों पे उपयोग करते हैं, बल्ब, कूलर, पंखा आदि, टीवी जो जनरल अप्लाइंसेस है एसी के थ्रू चलते हैं।
डीसी में बैटरी के थ्रू चलने वाले अप्लाइंसेस चलते हैं, वेल्डिंग मशीन, बैटरी सेल, ये सब डीसी के चलते हैं। उत्पादन, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट को अल्टरनेटर के थ्रू जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है पावर प्लांट में। डीसी जो होती है जनरेटर के थ्रू भी हो सकता है, डीसी जनरेटर हो सकता है, डायनेमो से बनाया जाता है या उत्पन्न किया जाता है। अगेन डिफरेंस को समझाने के लिए यहाँ किसी पिक्चर का यूज़ किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बैटरी से चलने वाले जो सप्लाई होती है वो डीसी होती है। दूसरा आपको एक प्लग का सिंबल दिखा है, यानी कि हमारे घरों पे जो प्लग से सप्लाई आती है वो एसी करंट होता है, जिसका नेचर अल्टरनेटिव होता है। और दूसरा एक इमेज के थ्रू मैंने सिंबल बताया है कि एसी सिंबल एक साइन वेव की तरह होता है और डीसी सिंबल जो होता है एक लाइन, सिंपल सी नीचे डॉट लाइन से डीसी करंट को बताया जाता है। इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम परिभाषित करने के लिए कुछ यहाँ पे नियम्स को बता रहा हूँ, जो रूल्स हैं, जैसे मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के रूल्स, लॉरेंस रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूल्स। यहाँ पे कंप्लीट रूप से मैं इनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस ओवरऑल आपको ये बता रहा हूँ कि इन प्रकार के रूल्स होते हैं जिनसे कि हमने चुंबकीय बल रेखाओं के गुण को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया है। आगे अगर फ्यूचर में अगर वीडियो आए तो इसे मैं कंप्लीट रूप से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। फ़िलहाल के लिए अब इंट्रोडक्शन पे इनको आप ध्यान रखिए और नोट करके आप लिख सकते हैं कि ये जो लॉ हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉस को, ये चुंबकीय प्रभाव को भी बताते हैं। नेक्स्ट है केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बैटरी को क्रिएट किया गया है केमिकल्स के थ्रू, केमिकल के थ्रू बैटरी क्रिएट किया गया है, जिसे एनोड और कैथोड कहते हैं। एनोड आपका पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर आप आमतौर पर नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल मेथड है टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ पे दो विलियन या दो प्रकार के इलेक्ट्रोड्स को लेकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के परिपथ के जिन दो नियमों को बताया था वे इस प्रकार हैं। पहला है प्रथम किरचॉफ का धारा का नियम, दूसरा है किरचॉफ का विभवांतर का नियम। किरचॉफ के धारा के नियम को किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, केसीएल भी कहते हैं, और किरचॉफ के वोल्टेज के नियम को केवीएल कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। पहला किरचॉफ के धारा के नियम की परिभाषा, तो यह इस प्रकार है, किसी एक पॉइंट पे आने वाली और उससे जाने वाले दोनों करंट्स का मान जो होता है वो शून्य के बराबर होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, I1 और आपका करंट I4 ये, और I2 और I3, यहाँ पे चार करंट आपको दिख रहे हैं, जिसमें से I2 और I3 इनकमिंग है और I1 आउटगोइंग है। तो I1 प्लस I4 इक्वल्स टू होगा I1 प्लस I2। इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों के करंट्स की वैल्यू समान होगी। तो यही KCL का नियम है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, हमने यहाँ चार रेजिस्टेंस को कनेक्टेड किया है। तो चारों रेजिस्टेंस के थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। वोल्टेज ड्रॉप जैसे कि एक रेजिस्टेंस है, उसके थ्रू जो वोल्टेज आएगा वो उसका वोल्टेज कहलाएगा। जैसे कि सपोज ए और बी पॉइंट्स के बीच वोल्टेज है वो VAB है, और प्लस VBC प्लस VCD प्लस VDA इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यह किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को बताता है। ओके गाइस, तो यहाँ ये क्लास एंड होती है। आई होप सो मेरे द्वारा दी गई जितने भी जानकारी है, जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं क्लास 1, 2 और 3 में, जो आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और आगे आप कमेंट्स के थ्रू आप बता सकते हैं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, लॉकडाउन सीरीज़ क्लासेस आपको कैसा लग रहा है।
तो जब तक के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि आगे आने वाली वीडियो के आपकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ ही साथ अगर ये आपको अच्छा लगता है तो ऐसे अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप में और स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए इलेक्ट्रिकल इन्फो चैनल।